प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सेट नंबर 3 अकाउंट्स का। इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 करा दिया गया है। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन है ये। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण की दो सीमाएं लिखिए। आपके जो मॉडल पेपर हैं इनमें से लगभग 80 to 90% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए सारे मॉडल पेपर्स जो आपके टर्म 1 के जारी किए गए थे और टर्म 2 के जारी किए गए हैं, इन सभी को ढंग से तैयार कर लेना। और आंसर्स उसी चैनल से देखना, चाहे वो आपका अकाउंट्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसी चैनल से देखना जो आपके सॉल्यूशंस को सही तरीके से बताते हों। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेकिन उसके सॉल्यूशंस एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं। गलत गलत सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं जो कि आपको इफेक्ट करेगा, आपके एग्जाम का रिजल्ट में बहुत ज़्यादा उसका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो ध्यान रखना है आपको। पहला क्वेश्चन जो है, वित्तीय विवरण की दो सीमाएं बतानी है। हमें 5 सीमाएं लिखी है। आप कोई भी दो लिख सकते हैं, ये केवल अंतरिम रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। सटीक स्थिति नहीं देते हैं, ऐतिहासिक लागत का अभाव रहता है इसमें, गैर मौद्रिक कारकों की उपेक्षा रहती है और कोई सटीकता नहीं होती। तो इस तरह के 5 कारक हमने लिखे हैं। आप कोई भी दो सीमाएं लिख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने यहाँ पे पांचों रीजंस ये वाले लिख दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तुलनात्मक आय विवरण से क्या समझते हैं। तो तुलनात्मक आय विवरण एक ऐसे अधिक वित्तीय वर्ष की, यानी कि एक से अधिक, तुलनात्मक आय विवरण एक से अधिक वित्तीय वर्ष की लाभ हानि के विवरणों को दर्शाता है। तुलनात्मक आय विवरण से किसी भी अवधि के लाभ हानि की तुलनात्मक अध्ययन कर व्यवसाय की प्रगति आदि का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को जो है शो करता है मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर, किसी भी ईयर के लिए। और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एनी पीरियड फ्रॉम द कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूड द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इस तरह से ये आंसर्स लिखे गए हैं। इसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन है, स्वामित्व अनुपात क्या सूचित करता है, यानी व्हाट डज प्रोप्राइटी रेशियो इंडिकेट। तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो स्वामित्व अनुपात उद्यम की यानी कि व्यवसाय की सामान्य वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालता है। यह अनुपात विशेष रूप से उन लेनदारों के लिए महत्वपूर्ण है जो फर्म की कुल संपत्तियों में अंशधारियों के अनुपातिक भाग का निर्धारण कर सकते हैं। स्वामित्व अनुपात शेयरधारकों की इक्विटी और कुल संपत्ति का अनुपात होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रियाशीलता अनुपात क्या है, व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो। तो क्रियाशीलता अनुपात एक प्रकार का वित्तीय मापदंड है जो दर्शाता है कि राजस्व और नकदी उत्पन्न करने के लिए कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर संपत्ति का कितनी कुशलता से लाभ उठा रही है। अनुपातों के माध्यम से यह देखा जाता है कि संस्था ने उपलब्ध साधनों और सेवाओं का कुशलतापूर्वक और लाभप्रद उपयोग किया है या नहीं। तो ये क्रियाशीलता अनुपात जो है इसको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी इंग्लिश वर्जन हमने लिखा हुआ है। रोकड़ प्रवाह विवरण कौन से लेखांकन प्रमाप के अनुसार आता है, तो ये आता है संशोधित लेखांकन मानक 3, यानी कि जो अकाउंट्स आपका जो है वो थर्ड रिवाइज जो है उसके साथ आता है। ठीक है, अकाउंट स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज्ड के अनुसार आता है। और दूसरा भी है, नई भारतीय लेखांकन मानक जो है 7, इसका न्यू इंडियन AS7 के अनुसार भी आता है। तो आप पहला वाला लिखोगे तो भी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि पहला वाला भी अभी तक है, हटाया नहीं गया है, और दूसरा वाला अभी भी संशोधित किया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है छठा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया रोकड़ प्रवाह कब उत्पन्न होता है, व्हेन डज ए फ्लो ऑफ कैश अराइजेस। तो कैश फ्लो अराइजेस व्हेन देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स एज ए रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। जब किसी लेन देन के परिणाम स्वरूप रोकड़ या रोकड़ समतुल्यों में वृद्धि या कमी होती है, तब रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण के कोई दो विशेषताएं आपको बतानी है। तो यहाँ पर रोकड़ प्रवाह विवरण की विशेषताएं जो हमने यहाँ पे 3 लिखी है, ये 2 3 नंबरिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं है, आप देख लेना। तो यह एक आवधिक विवरण है जो अवधि के मध्य संस्था की रोकड़ में हुए परिवर्तन की स्थिति चित्रित करता है, पहली चीज इसकी विशेषता। दूसरा है, ये दो बैलेंस शीट तिथियों के बीच नकदी की प्रवाह को दर्शाता है, दूसरी विशेषता। तीसरी है, यह शुद्ध लाभ और फर्म की नगद स्थिति में परिवर्तन के बीच संबंध स्थापित दर्शाता है या संबंध को दर्शाता है। तो ये आप 3 विशेषताएं लिख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने इसको लिख दिया है। अगला जो है आपका, इसमें लघुत्तर ये प्रश्न आ गए हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
एक कंपनी की स्थिति विवरण में संचय और अधिशेष शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली इन्हीं 3 मदों को बताना है, जो कि मैंने आपको सेट नंबर 2 में भी ये क्वेश्चन कराया था, जिसमें आपका कैपिटल रिजर्व यानी कि संचय पूंजी पूंजी संचय आती है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी पूंजी मोचन आरक्षित आती है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित आती है। तो इस तरह से ये तीनों चीजें आती हैं, ध्यान रखना। बार बार पूछा जा रहा है सेट में, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। 9th जो है, निम्नलिखित विवरणों से तुलनात्मक आय का विवरण जो है आपको तैयार करना है। यहाँ पे संचालन यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम और एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। इनका हिंदी में भी ट्रांसलेशन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको मैंने कई बार बताया है तुलनात्मक आय विवरण कैसे तैयार करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर 2020 और 2021 के मदों को लिख देंगे ए और बी में, ठीक है। 2021 के मदे और 2020 की मदे आपको दी गई हैं। यहाँ पे देखिए 2021 की मद 20 की मदे ये है, 2021 की मद ये है। इसका 10% आप निकाल लेंगे, इसका 20 लाख है जो, इसका 15% निकाल लेंगे, और इसी 20 का आप 60% निकालेंगे, और इसी 10 का आप 50 और 10% निकालेंगे। नीचे की तरफ मैंने निकाल रखा है अदर इनकम जो है 2020 में, इसका 10% जो निकालोगे तो आप इतना आ जाएगा। इसी तरह अदर इनकम 2021 में जो है आपका 20 लाख है, इसका 15% निकालोगे तो 3 लाख आ जाएगा। इसी तरह एक्सपेंसेस जो है आपका व्यय जो है वो 2020 में आपका जो है आपका 10 लाख का जो है निकाला है हमने 50%, तो 5 लाख है, और 20 लाख का 60% निकालना था तो ये 12 लाख है। तो ये हमने एक्सपेंसेस निकाल दिए। इसकी हिंदी आप लिख सकते हो क्योंकि हिंदी ऑलरेडी इसमें गिवन है। एक्सपेंसेस जो है व्यय को कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस को व्यय लिख लोगे, और अदर इनकम को अन्य आय कहते हैं, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जो हिंदी में लिखा है उसको मैंने ट्रांसलेट नहीं किया है, आपको खुद थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि इसमें बहुत समय जाता है, एक एक पेपर बनाने में बहुत समय लग जाता है। इतना समय थोड़ी है आपके पास और मेरे पास। यहाँ पर जो है इसको आप 10% और 50% सभी का निकाल लोगे, जो कि मैंने यहाँ नीचे लिखा है, और इन सभी को फिर आप आराम से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हैं उसमें पुट कर दोगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है आपका 10 और 20 है, 2021-22 का लिख दोगे, ठीक है, ये रहा। इसी तरह से अदर इनकम हमें अभी निकाला, अदर इनकम ये दोनों निकाले, इन दोनों को यहाँ पे लिख देंगे, ये रहा, ठीक है। इसके बाद में टोटल रेवेन्यू 1 + 2 दोनों हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका एडिशन यहाँ हो जाएगा। एक्सपेंसेस हमने निकाल रखा है नीचे, एक्सपेंसेस 5 और 12 है, तो 5 और 12 को यहाँ लिख दिया 20 और 21 के लिए। और इनका फिर टोटल जो है वो कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, तो 3 में से 4 को माइनस कर देंगे। 4 कौन सा है, ये एक्सपेंसेस है, और 3 कौन सा है आपका, ये टोटल है, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दोगे। यहाँ पर b - a बराबर c आ जाएगा, तो b में से आप a को माइनस कर दोगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और जब आप परसेंटेज निकालते हो तो कई बार परसेंटेज बताया, तीनों सेट में आपको बता चुका हूँ मैं। परसेंटेज निकालने के लिए जो c वाली रकम है, ये c वाली वैल्यू को आप 100 से इंटू करके a वाली वैल्यू उसके अपॉन में कर दोगे, ठीक है। तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा, तो ये परसेंटेज निकाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी टेबुलर फॉर्म में बन जाएगी। अगला जो है, निम्न सूचनाओं से समान आकार का आय विवरण जो है आपको तैयार करना है। सूचनाएं आपको दे रखी हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स एक्सपेंसेस, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, तो सबका टोटल कर देंगे। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है आपको, तो यहाँ पे दिया गया है 50, ठीक है। आप देख सकते हो 50 दे रखा है, प्रचलन से आए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है आपका 50 है। और इसके बाद में आपका जो है दूसरा क्या दे रखा है, कर्मचारी हित व्यय जो है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है 20 दे रखा है, और उसके बाद में अन्य व्यय जो है 5 दे रखा है, ये रहा आपका जो है टोटल, ये हो गया 25, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस सेकंड, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो आपका आएगा 25। तो इस तरह से जो है आपका ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है आपका वन फर्स्ट वाला माइनस में आपको सेकंड वाला जो है करना है। टोटल एक्सपेंसेस सेकंड का कितना निकला 25, तो 50 में से 25 माइनस करोगे तो 25 आ गया। परसेंटेज निकालने का मैंने बता ही रखा है, कॉमन साइज परसेंटेज जो होता है वो ईच आइटम जो है इसमें आपका सारे आइटम लेंगे, और जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस नेट सेल्स जो लोगे आप, कितना लोगे, तो टोटल कितना लोगे आप, टोटल जो है ये वाला लोगे 50, ठीक है। सभी के बटे में कर लोगे, और यहाँ पे 20 लाख जो है 50 का 40% हो जाएगा, 5 लाख 10% हो जाएगा, 25 लाख 50% हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके परसेंटेज निकल जाएंगे, कई बार बताया आपको। 11वां क्वेश्चन है, शीघ्र अनुपात 1.5 यानी कि लिक्विड या तरल अनुपात 1.5 है। चालू संपत्तियां आपको 1 लाख है, दायित्व है 40,000, स्टॉक के मूल्य की गणना करनी है। लिक्विड रेशियो का जो सूत्र होता है वो करंट एसेट माइनस स्टॉक
माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। प्रीपेड ये कई बार फॉर्मूला लिखवाया भी है मैंने आपको, ठीक है। तो ये लिक्विड पहले सेट में मैं इसकी हिंदी बता चुका हूँ, बार बार हिंदी लिखने का समय नहीं है, ठीक है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ। करंट लायबिलिटीज आपको डालनी है, तो आपको लिक्विड रेशो जो है 1.5 दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में। और आपके पास में करंट एसेट्स जो हैं, चालू संपत्तियाँ जो दे रखी हैं वो 1 लाख, तो यहाँ पे आपका 1 लाख माइनस स्टॉक, क्योंकि आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दे रखे तो ये जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या, स्टॉक ही बचा, तो माइनस स्टॉक, स्टॉक निकाल लेंगे हम यहाँ से। और 40 जो है आपको करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है क्वेश्चन में, तो सभी की वैल्यू रखी हमने। और यहाँ से हमारा स्टॉक जब हम फाइनल फाइंड आउट करेंगे तो स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 40,000। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न विवरणों से संचालन अनुपात की गणना करनी है। तो आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो। तो यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100, यानी संचालन अनुपात जो होता है संचालन लागत अपॉन में शुद्ध विक्रय इंटू 100, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमारे को ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो निकालनी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि बिक्री का माल, माल की लागत और संचालन व्यय, दोनों चीज़ें ऊपर दे रखी हैं हमारे को यहाँ पर, संचालन व्यय और कॉस्ट ऑफ गुड दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखी है, संचालन व्यय दे रखी है, तो इन सभी को हम जो है जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ गया 5 लाख। अब नेट सेल्स का जो है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, शुद्ध बिक्री का सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स आपको दे रखा है 64, और विक्रय वापसी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 40,000, उसको लगा दोगे तो आपके पास में जो है 6,40,000 में से कितना माइनस हो जाएगा, तो 6 लाख आ जाएगा आंसर। ये नेट सेल्स आया। अभी हमारे को जो इस फॉर्मूले के इस फॉर्मूले में सब कुछ रखना है। हमने जो है नेट सेल्स निकाल लिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी निकाल लिया। अब इनकी वैल्यू को हम ऑपरेटिंग रेशियो के लिए रख देंगे, तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 83.33%, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। निम्न सूचनाओं के आधार पर जो है मदों से पूर्व शुद्ध लाभ की गणना करनी है। यहाँ पे मद दे रखी है आपको, जो कि आपको 2020 और 2021 के लिए दे रखी हैं। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दे रखा है और जनरल रिजर्व दे रखा है। इसमें एक और चीज़ दे रखा है कि प्रपोज्ड में जो है आपको 1 लाख दे रखा है, क्योंकि प्रपोज 2021 का प्रपोज किया गया है, लेकिन क्या है, स्वीकार किया गया है नहीं किया गया, यानी पेंडिंग में है, तो इसको हम नहीं दिखा सकते टेबल के अंदर। हम 80 से काम चला लेंगे और बाकी सारे की सारी वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर तो दे ही रखी हैं, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, नेट प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 माइनस 3, आपके पास कितना है नेट प्रॉफिट, 450 माइनस 3, टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 1.5। उसके बाद में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 80 और 60, ठीक है। तो यहाँ पे 80 और 60 माइनस कर दोगे कितना आ गया 20। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो है लिख दिया है सामने, वैसे आपको इस टेबल में लिखना नहीं है, मैंने आपको केवल बताने के लिए इसको वर्किंग नोट में लिख देना नीचे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद में सामान्य संचयन में स्थानांतरण जो है बता दिया मैंने आपको। और प्रपोज डिविडेंड जो है प्रीवियस वाला लेना है, करंट वाला 21 वाला नहीं लेना, तो प्रीवियस वाला जो है 80 ले लेंगे। और उसके बाद में अंतरिम जो है आपका डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान जो है भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश कितना है, तो 20,000 है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, आपको देखेंगे तो इसके अंदर कितना है, इसके बीच में और इसके बीच में जो डिफरेंस, सॉरी, यहाँ पर जो है आपको अंतरिम लाभांश यहाँ दिया गया है, ठीक है, ये रहा नीचे की तरफ। तो ये आपका जो है अंतरिम लाभांश आ गया, वो उसी को हिसाब से दिया गया है इसने, तो यहाँ पे 20 दिया गया है। और इसके बाद में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कर एवं असाधारण मदों के पूर्व जो है शुद्ध लाभ कितना हो जाएगा, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल, तो हमारे पास जो है 2,70,000 आ जाएगा। और नोट करके ये जरूर लिख देंगे, प्रस्तावित लाभांश यानी प्रपोज डिविडेंड जो है 2021 का वो 1 लाख दिया हुआ है, लेकिन हमने इस टेबल में शो नहीं किया है, इसको बस केवल नोट में दिखा देंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 14 नंबर, हवाई लिमिटेड जो है चालू परिसंपत्ति एवं चालू देवताओं की स्थिति दे रहा है, जिसमें पर्टिकुलर्स है, डेबिटर्स है, क्रेडिटर्स है, बिल रिसीवेबल्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, सभी को दे रखा है। वर्ष के दौरान कंपनी को हानि जो है 50,000 की हानि हुई है, ये भी इसने बता दिया है कि लॉस जो है कंपनी को कितना हुआ। तो चलिए इसको टेबलर फॉर्म में अपने मतलब हमारे उसमें डाल दो। वर्ष के दौरान हानि कितनी है, तो हमारे पास 50 उसने दे रखी है। देनदारों में कमी कितनी है, डेबिटर्स, डिक्रीज इन डेबिटर्स कितनी दिखाई है, तो डिक्रीज इन डेबिटर्स हम चेक करेंगे, तो डेबिटर्स कहाँ है हमारे, ये रहा देनदार। तो यहाँ पे 15 और 20, 20 में से 15 गया 5। इनको वर्किंग नोट में मैंने दिखा दिया कैसे कैसे आए हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में आप ऊपर से लिख लोगे, क्योंकि हिंदी आपको ऑलरेडी दे रखी है बगल में, तो यहाँ से हिंदी लिख लेना। और बाकी 5,000 कहाँ से आया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। 1,000 कहाँ से आया, इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सबको वर्किंग नोट में हम दिखा देंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये टेबल बन जाएगी, और लास्ट में जो है परिचालन गतिविधियों से प्रयुक्त नकदी जो है 1,20,000 जो है आ जाएगी, ठीक है। कोई भी आपको जब समझना हो तो एक बार जो है हम बोलते हैं ना उसको समझ लो, बस उसके बाद समझ में आ जाएगा। BR जो है वो निकाल ही लोगे आप। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पे। 15 नंबर है, निम्नलिखित सूचनाओं से
तुलनात्मक स्थिति विवरण जो है आपको निकालनी है, यानी कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है आपको इस इंफॉर्मेशन से निकालनी है। सारी इंफॉर्मेशन 2021-22 की दी गई हैं, 2021-22 की सारी दे रखी हैं और हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो बस आपको क्या करना है, पुट करना है सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी गई है 2021 और 22 के लिए जो है आपको लिखनी है। तो 2021 की 25 और 25 दोनों बराबर हैं, तो 2021 की 25-25 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में 2025 के बाद संचय रिजर्व एंड सरप्लस 5 और 6 है, तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 5 और 6 लिख दिया हमने। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है 15 है, तो 15 हम लिख देंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है हमारे पास देखिए यहाँ पर ये रहा 15, ठीक है। इसके बाद में क्या आ गया आपका नेक्स्ट मद जो है आपकी करंट लाइबिलिटीज़ जो है 5 और 5.5 है, तो 5 और 5.5 लिख देंगे करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। देख रहे हैं आप ध्यान से, सारा का सारा आपको दिया गया है, बस आपको उतारना है और आपको सब कुछ पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ आती है। और इसके बाद में एब्सोल्यूट चेंज जो है बी माइनस ए कर देंगे, तो बी माइनस ए बराबर सी आ जाएगा और सी इंटू 100 अपॉन में ए की जो वैल्यू है वो रखते जाएंगे, तो परसेंटेज जो है हमारी निकलती जाएगी। क्लियर हुआ। इसी तरह से एसेट्स जो है पहले हमने निकाला है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसके बाद हम निकाल रहे हैं एसेट्स को, ठीक है। तो एसेट्स में भी आपका कौन सा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है आपका, जो है इक्विटी शेयर्स आता है, रिजर्व सरप्लस आता है, और आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, लॉन्ग बोरिंग्स आते हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ तो आपका सिमिलर है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में ही आ जाएगा। उसके बाद एसेट्स में क्या आ जाएगा, फिक्स और नॉन फिक्स एसेट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ऊपर दी गई हैं उन सभी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं और परसेंटेज निकाल रहे हैं, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि किस में से क्या माइनस करना है और किसको, ताकि आप लोगों को सरलता रहे। यही चीज़ तो आपको समझनी है कि यहाँ पे लिखा क्या गया है। ऐसे थोड़ी है कि आप मतलब मैंने कहीं अपनी मर्जी से लिख दिया, यहाँ पर सब कुछ दिया है कि ए क्या है, बी क्या है, बी में से ए को घटाएंगे तो सी आएगा, सी क्या आया और सी को इंटू 100 करके अपॉन ए कर देंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो जिस जिस ए की वैल्यू आप निकालोगे उसी उसी की वैल्यू रखती जानी है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी दे रखा है, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में ओरिजिनल फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इंटू 100, जो परसेंटेज निकालने के लिए होता है। तीनों वीडियो में बता चुका हूँ। 16वां जो क्वेश्चन है, प्रवेश एवं सन्स लिमिटेड की सूचनाओं के से समान आकार का चिट्ठा जो है आपको बनाना है। कॉमन साइज बैलेंस आपको स्टेटमेंट जो है दिखाना है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी सूचनाएं दे रखी हैं और यहाँ पर जो है हम इसकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वही सेम ऊपर वाला जो चीज़ है वही चीज़ फॉलो की गई है। यहाँ पर इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों चीज़ें यहाँ पे हम दिखाएंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और उसके बाद में टोटल एसेट्स, ठीक है। और जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको हम डाल देंगे, सिंपल है। एब्सोल्यूट अमाउंट जो है आ जाएगा और उसके बाद में परसेंटेज मैंने आपको बता ही रखा है। परसेंटेज कॉमन साइज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, समान आकार का प्रतिशत ईच आइटम ऑफ लाइबिलिटीज अपॉन में टोटल लाइबिलिटीज। और परसेंटेज ऑफ कैपिटल शेयर कैपिटल कैसे निकलेगा, तो आपका जो है कैपिटल शेयर के लिए ईच आइटम ऑफ लाइबिलिटीज कितना है, लाइबिलिटीज का ईच आइटम देख सकते हैं आप। तो अगर लाइबिलिटीज का ईच आइटम अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3, तो यहाँ पर जो है ये 60% आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो है आपका ये आ जाएगा, इसमें एक जीरो कम लग रहा है तो इस जीरो को थोड़ा सा मेंशन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें देखिए यहाँ पर मैंने जो है ना लिखा है ये, इसमें जो है एक ज़ीरो कम हो गया है। वैसे तो 60% सही है लेकिन यहाँ पर ज़ीरो जो है ये कम हो गया, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे आप, एक ज़ीरो आप जो है ऐड कर लेना, ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पर जो है आपका ये जो टोटल आपका लाइबिलिटीज़ जो है हम निकालेंगे ना, तो ये लाइबिलिटीज़ में ही तो है, शेयर कैपिटल कितना है 3 है, ठीक है। और टोटल कितना है आपका करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो 5 है। तो यहाँ पर जो हमने क्या टोटल लाइबिलिटीज़ जो है ये ले लिया और ईच आइटम की लाइबिलिटीज़ जो है 3 है और टोटल 5 है, इंटू 100 करके 60 निकाल देंगे। यहाँ पर वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज कर लेना, जीरो ऐड कर देना। इसके बाद में कॉमन साइज जो है फिक्स एसेट 25 और 5 है। फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट कितना है, ये 25 है और टोटल कितना है, तो टोटल हमारे पास 5 है, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 ही लेना है, तो यहाँ पर जो है हम 5 जो है इसका लिख देंगे और इसका भी 50% आ जाएगा। तो दो सभी के परसेंटेज इसी तरह से निकाले गए हैं, सारे परसेंटेज आपके सामने यहाँ टेबुलर फॉर्म में लिखे गए हैं। सभी के परसेंटेज निकालोगे और इस तरह से आप इसको आंसर को लिखोगे, ठीक है। ये आपको जरूर शो करना है, ये चीज़ शो नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे। 17 नंबर है, निम्नलिखित सूचना के से देनदार आवर्त अनुपात की गणना आपको करनी है। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक देनदार, उधार बिक्री जो है, क्रेडिट सेल्स, ये कैश रिसीव फ्रॉम द डेबिटर्स, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है डेबिटर्स टर्न ओवर रेशियो, ध्यान रखना है। देनदार आवर्त अनुपात, चलिए बताता हूँ। देनदार आवर्त अनुपात जो है ये होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज डेबिटर्स, ठीक है। तो नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास फॉर्मूला तो है लेकिन इसकी जो वैल्यूज़ है निकालनी पड़ेगी। तो नेट क्रेडिट सेल्स जो है ये निकलता है क्रेडिट सेल्स माइनस गुड्स रिटर्न्स। क्रेडिट सेल्स जो हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में
2,50,000 और गुड्स जो रिटर्न हुआ है वो भी दे रखा है 5100। आप देख सकते हैं 2,50,000 जो है क्रेडिट सेल्स दे रखा है और उसके अलावा जो है आपका गुड रिटर्न जो है वो 51 दे रखा है। तो इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास 2,44,900 आ गया। ठीक है, इसके बाद में एवरेज डेबिटर्स जो है हमें इसको भी निकालना है। एवरेज डेबिटर्स कैसे निकालते हैं, तो ये निकालेंगे हम ओपनिंग डेबिटर्स प्लस क्लोजिंग डेबिटर्स अपॉन में 2। ठीक है, तो ओपनिंग कितना दिया 30 और क्लोजिंग कितना है 14,900। देख सकते हो ऊपर 30 जो है आपका ओपनिंग दे रखा है और क्लोजिंग जो है आप देखोगे तो आपको कितना दे रखा है 14,900। ये कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, क्लोजिंग डेबिटर्स तो दिया नहीं है। ओहो, कैसे निकालोगे, तो इसका भी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो क्लोजिंग डेबिटर्स को मैंने नीचे यहाँ पे नोट करके लिखा है, क्लोजिंग डेबिटर्स इक्वल्स टू होता है ओपनिंग डेबिटर्स प्लस में क्रेडिट सेल्स माइनस में कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेबिटर्स माइनस में डिस्काउंट अलाउड माइनस में सेल्स रिटर्न। ये सारा का सारा क्लोजिंग डेबिटर्स का फॉर्मूला है और इसको फिर मैंने निकाला भी है। जो आपको यहाँ पे ओपनिंग डेबिटर्स जो है 30 दे रखा है, उसके बाद में क्रेडिट सेल्स जो है 2.5 लाख दे रखा है, उसके बाद में 2,40,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेबिटर्स दे रखा है, उसके बाद में डिस्काउंट अलाउड जो दे रखा है 20,000 और सेल्स रिटर्न जो है वो 51 दे रखा है। इन सभी को जब आप सॉल्व करोगे तो 14,900 आ जाएगा। तो 14,900 जो है हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया यहाँ पे एवरेज डेबिटर्स। तो एवरेज डेबिटर्स जो सॉरी जो हमारा जो आ गया यहाँ पर एवरेज डेबिटर्स तो मैंने यहाँ से निकाल दिया था। आपके पास क्या आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया आपका क्लोजिंग डेबिटर्स। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्लोजिंग डेबिटर्स, तो क्लोजिंग डेबिटर्स जो है हमने यहाँ पे 14,900 लिखा, यहाँ पे 14,900 निकाला था। इसको अब हम इस फॉर्मूले में लेके आए एवरेज डेबिटर्स निकालने के लिए, क्योंकि एवरेज डेबिटर्स निकलेगा तभी जाके हम यहाँ पर एवरेज डेबिटर्स रखेंगे। नेट क्रेडिट तो हमने निकाल लिया था। तो एवरेज डेबिटर्स जो है हमारे पास 22,450, तो 22,450 आ गया। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं। अब नीचे की तरफ चलते हैं और हमारे पास डेबिटर टर्नओवर रेशो जो निकालना था वो आ गया हमारे पास 244,900 अपन में 224,450। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनको रखेंगे और यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा 24। आपका जो है ये हमारे पास 244,900। ठीक है, तो 244,900 अपन में 224,450 जो कि हमारे पास जो अभी निकाला था हमने 224,450 क्या है, ये आपका एवरेज डेबिटर्स जो कि अपने अपन फॉर्मूले में है, फॉर्मूले में रखा है इसको। और ये हमारा पास है 10.91 या 10.90 समथिंग आएगा, तो 1 हमने मान लिया तो गुना या टाइम्स लिख सकते हैं। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स दे रखा है, ये भी पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। और इसके बाद में जो है आपको क्या निकालना है, विनियोग के रूप में धारित ऋण पत्रों से ब्याज जो प्राप्त है 1,000 और विनियोग के रूप में धारित कुल अंश से प्राप्त लाभांश जो है 15, ये भी दे रखे हैं। दो चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, तो इन सभी को केवल हमें देखिए इसमें आपका ये इनवर्ड आ गया। ठीक है, ये सारा का सारा ये जो क्वांटिटी है सोल्ड जो हुआ है इनवर्ड है और परचेज जो हुआ आउटवर्ड है, तो इनवर्ड दिखा देंगे आउटवर्ड दिखा देंगे। ठीक है, तो इनवर्ड जो है हम यहाँ से देखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ लैंड। अगर किसी को इसकी हिंदी देखनी है तो मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूँ, यहाँ पे लास्ट में दिखा गया है, ये वाला आप नोट कर लीजिए, सभी की हिंदी दी गई है। वहाँ पे जो लिखा है ना मैंने उसकी सभी की हिंदी है, उसमें नहीं लिखा जानबूझ के, टाइम नहीं था इतना। ठीक है, भूमि की बिक्री से आय जो है आप देख सकते हो यहाँ पे भूमि की बिक्री से आय हो गया आपका प्रोसीड, इन्वेस्टमेंट से आय हो गया प्रोसीड, मशीनरी से आय हो गया प्रोसीड फ्रॉम, पेटेंट से आय हो गया, इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर रिसीव्ड, ऋण पत्रों से इंटरेस्ट जो मिला वो हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया। इसी तरह से भूमि परचेस खरीद हुआ और इन्वेस्टमेंट खरीद हुआ और मशीनरी खरीद हुआ। तो सभी की वैल्यू देखो, पहले तो ये आपको ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इनवार्ड वाली हैं। तो 1, 1, 20, 2 और 50, 1, 1, 20, 2 और 50। ठीक है, ये चारों वैल्यू वहाँ से लिख दी। और इसके बाद में दो चीज़ें जो है हमारे को नीचे दे रखी हैं यहाँ पर, ये देखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो उनको हमने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर हुआ। ये तो आपके सारे इनवर्ड्स हैं। ठीक है, और आपका जो टोटल हो जाएगा 495। फिर उसके बाद में हम आउट पार्ट 3 दे रखे हैं, तो आउट पार्ट तीनों ले लेंगे यहाँ पर 5, 2, 20 और 3। ठीक है, 5, 2, 20 और 3 ये तीनों ले लिए। अब इसका जो टोटल हो गया सम वो हो गया 10, 20,000। और इसमें से जब हम इसको इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 5,25,000 जो कि हमारा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हमें निकालना था। क्या था कैश यूज, यानी निवेश गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली नकदी जो है हमारे पास निकल गई। ठीक है, कितनी निकली है वो निकली है 5,25,000। ठीक है, तो आंसर ये आ गया। आपको अगर हिंदी मीडियम वाले लिखना चाहते हैं तो यहाँ से सारी हिंदी आप लिख लेना, सभी चीज़ों की हिंदी यहाँ पे मैंने लिख दी है। ठीक है, टेबल में लिख देता, टेबल बहुत ज़्यादा भर जाता है इसीलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वित्तीय विवरण से विश्लेषण से क्या समझते हैं, इसमें अंशधारी क्यों रुचि रखते हैं भाई, तो बहुत आसान है। पहले तो वित्तीय विश्लेषण हम समझा देते हैं क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एक निर्णायक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य एक उपक्रम की भूतपूर्व और वर्तमान वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणाम का अवकलन करना है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य भविष्यकालीन परिस्थितियों के लिए सर्वोच्च
अनुमान ज्ञात करना है। इसमें मुख्यतः वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई सूचनाओं का पुनः समूहीकरण और व्याख्या का समावेश होता है, जो व्यावसायिक इकाइयों की क्षमता और कमजोरियों पर प्रकाश डालता है, जो कि अन्य फर्मों की तुलना यानी कि अनुप्रस्थ व्याख्या और फर्म की विभिन्न समयावधियों पर पर स्वयं का निष्पादन यानी समय श्रृंखला विश्लेषण संबंधी निर्णय लेने में सहायता करते हैं। इसलिए वित्तीय विश्लेषण क्या है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसी को इंग्लिश में हमने यहाँ पे समझाया, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज लिखी है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग ए कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक बेटर इकोनॉमिक डिसीजन to earn income in future. These statements include the income statement, balance sheet, statement of cash flow, notes of account and a statement of change in equity. ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिखोगे मालिक, आप, मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अगला, इसमें अंशधारी क्यों रुचि रखते हैं भैया, वो भी बताएंगे। अंशधारियों की रुचि रखने के निम्न कारण है। एक, अंशधारी व्यवसाय की लाभप्रदता, शोधन क्षमता के साथ साथ विकास की संभावित स्थिति को जानने के लिए रुचि रखते हैं, पहला। दूसरा है जो है, ये जो चिट्ठा है ये क्या करता है, ये संगठन की लाभप्रदता जानने में मदद करता है, क्योंकि लाभप्रदता एक संगठन की विकास क्षमता और अंशधारी के निवेश की सुरक्षा को दर्शाते हैं। दूसरा, यह अंशों की खरीद तथा बिक्री या अंशों को रखने के लिए निर्णय लेने में भी मदद करता है, इसलिए अंशधारी रुचि रखते हैं इसमें। यह लाभांश की दर, शेयरों के वर्तमान मूल्य यानी कि अंशों के वर्तमान मूल्य और उनके निवेशों की सुरक्षा आदि के बारे में आवश्यक जानकारी देने में मदद करता है। ये इसलिए ये 4-5 पॉइंट जो हैं ये लिख दोगे ना तो गदगद हो जाएगा एग्जामिनर, बता रहा हूँ। अंशधारियों की रुचि इसी कारण से है इसमें। ठीक है, इसी को मैंने इंग्लिश में यहाँ समझाया है। द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द शेयर होल्डर्स टू बी इंटरेस्टेड। पहला है, शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एज ऑल्सो ग्रोथ पोटेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। दूसरा जो है इसमें, इट हेल्प्स टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी नोज द ग्रोथ पोटेंशियलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। उसके बाद दूसरा जो है, इट हेल्प्स टू टेक डिसीजन फॉर द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स और होल्डिंग्स ऑफ शेयर। और इसके बाद में, इट हेल्प्स टू नो द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर एंड द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। तो इस तरह से आप जो है पूरा आंसर लिखेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। 3 सेट आपको मैंने कराए हैं और तीनों सेट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इस टाइप के सॉल्यूशन पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। हर सब्जेक्ट को मैं बहुत विशेष तरीके से सॉल्व करा रहा हूं, सभी के आंसर्स बहुत परफेक्ट तरीके से दे रहा हूं। तो कृपया करके मैक्सिमम शेयर करिए और कमेंट में डालिए कि सर हमें और भी चाहिए। कई लोग कमेंट कर रहे हैं बीएसटी का कराइए, ईटीपी का कराइए। आपके ईटीपी का, बीएसटी का, सबका मैं करवाऊंगा। थोड़ा सा समय लगता है भैया, साइंस वाले भी वेट कर रहे हैं, कब से चिल्ला रहे हैं केमिस्ट्री फिजिक्स दो, केमिस्ट्री फिजिक्स दो। उनको भी देना है, सभी को देना है, तो थोड़ा सा समय ऊपर नीचे होगा, ठीक है ना। लेकिन आंसर आपको परफेक्ट मिलेंगे। जल्दबाजी करके यहाँ वहाँ भटक करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता चला कि आंसर भी गलत मिल रहे हैं और एग्जाम में तो आप लिख के आए तो आपका तो सब कुछ सत्यानाश हो जाना है। तो इसलिए हर सब्जेक्ट, इंग्लिश से लेकर के लास्ट सब्जेक्ट तक, सारा का सारा हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो परफेक्टली बहुत ज़्यादा ध्यान रख करके क्वेश्चंस को दिया जा रहा है आंसर्स के साथ में। ठीक है, आप किसी भी चैनल पे देखोगे तो हमारे आंसर्स बहुत ज़्यादा अलग मिलेंगे आपको उन चैनल्स से, क्योंकि हम सटीक आंसर्स दे रहे हैं। क्योंकि आंसर्स जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं विशेषताएं और बता रहा है वो विशेषताओं की जगह उसकी खामियां। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनको राइट सोल्यूशंस नहीं मिल रहा। जिसका सोल्यूशन जो है राइट हो उसी को आप देखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं पर रहिए, ठीक है, आप कहीं भी जाइए, लेकिन सोल्यूशंस को पहचानिए, सोल्यूशन को समझिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। आपने अभी तक शेयर भी कर दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, जल्द से जल्द आपकी नेक्स्ट वीडियो को हम जारी करेंगे। जब तक आप शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम कमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग प्रोत्साहित होकर के आप सबसे पहले सब कुछ छोड़ करके आपका ही सोल्यूशन बना दें। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।